नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। यहां पे इस वीडियो सीरीज में हम इलाहाबाद हाईकोर्ट RO 2023 की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसके लिए पेड क्विज जो हमारी हैं पेड ग्रुप्स की, उसको वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स में एडमिशन लेने के लिए जो हमारा ग्रुप अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है उसमें एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं अपनी सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल नॉमिनल फीस पे एडमिशन लेके पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक। और आपका ये एग्जाम वनडे टाइप का है क्योंकि जैसे जो लास्ट ईयर का पैटर्न था, जो लास्ट वैकेंसी हुई थी उसमें सेम डे एग्जाम भी हुआ था और सेम डे आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो भी हो गया था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपको पता है कि 200 क्वेश्चन का पेपर होता है जो कि फैक्चुअल यानी कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में MCQ बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम फैक्ट्स को जानना जरूरी है जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप का कुछ एग्जाम होता नहीं है इसमें। तो ये सीरीज आपको उसी क्रम में बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगी क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे कवर करवाया जाता है, ठीक। हम जो भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं आपके पूरे, उम्मीद है कि अगली वैकेंसी में भी जो लास्ट वैकेंसी में सिलेबस था वही होगा। तो अभी उसी को हमें आधार मान करके ये पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें हम GS के भी क्वेश्चंस देखेंगे, इंग्लिश के देखेंगे, हिंदी के भी देखेंगे, कंप्यूटर को भी देखेंगे, ठीक। ऐसे पूरी तैयारी आपकी यहाँ पे फ्री में भी हो सकती है। तो इसको हमारे चैनल पर अगर नए भी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, है ना, फॉलो करते रहें और एडमिशन लेने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक। तो बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जिसका नाम है उद्दंत मार्तंड, इसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हिंदी भाषा में जो सबसे पहला समाचार पत्र भारत में संपादित हुआ उसके संपादक कौन थे? तो ये जो है पब्लिश हुआ उद्दंत मार्तंड जो है मई 1826 में। कहाँ से? कलकत्ता से। और इसके जो संपादक थे इनका नाम था पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो नाम ध्यान रखेंगे, दोनों फैक्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन सही होगा हम उसको टिक करेंगे। तो देखिए रंग बिरंगे गुब्बारे जो हैं आ रहे हैं साइडों से, ठीक। तो यहाँ पे विकल्प बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। भारत के किस क्षेत्र पर जैनुल आबदीन ने राज किया था? ठीक है, ये शासक का नाम है, इसका पूरा नाम था गियासुद्दीन जैनुल आबदीन और इसने शासन किया था जो है कश्मीर पे, जो वर्तमान कश्मीर आप देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है शाह मीर डायनेस्टी होती थी उस पर इसने शासन किया था। और इसका जो मतलब ये टाइम पीरियड है अगर हम बात करें तो 1420 से लेकर के 1470 के मध्य जो है ये टाइम पीरियड है। तो उसको ध्यान रखेंगे, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आए और उन्होंने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया? तो आपने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे और संबंधित उस समय के जो इतिहास होते थे या शासकों के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन आगे चल करके दी है, ठीक। तो यहाँ पे मुगल बादशाह जहांगीर के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो जैसे विलियम हॉकिंस काफ़ी फेमस है, ये आया, विलियम फिंच आया था, है ना, फ्रांसिस्को पैल्सर्ट आया था, ये तीनों ही आए थे। जैसे ये ऊपर के दोनों ब्रिटिशर्स थे, ये फ्रांसिस्को जो है ये डच ट्रैवलर था, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे कुछ 2-3 लोग और आए थे, उनकी पूरी एक लिस्ट देखिएगा। जैसे थॉमस कॉरियार्ड था, ठीक है, एक जॉन जर्डन करके था, ठीक। ये तो मोस्टली इसमें ब्रिटिशर्स ही थे। यहाँ पे तीनों को ही चुनेंगे हम, डी विकल्प। इसमें देखिए भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आज की डेट में तो भारत में देखेंगे सबसे पहले जो पब्लिश हुआ उसका नाम था द बंगाल गजेट, ऑप्शन ए जो है। अगर इन पर्टिकुलर ईयर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी याद रखिएगा, 1780। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में विधवाओं की स्थिति में सुधार एवं स्त्री शिक्षा के उन्नयन के लिए सर्वाधिक योगदान दिया? ठीक, यहाँ पे देखिए दोनों भाषाओं में हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में भी, ठीक है। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उसको आप फॉलो करें। तो यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटिश राज में महाराष्ट्र के रीजन में जो है विधवाओं की स्थिति में सुधार और स्त्री शिक्षा को बढ़ाने में DK कर्वे ने जो है काफी योगदान दिया था, ठीक। विकल्प बी जो है इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। इनका पूरा जो नाम था ढूंढो केशव कर्वे था और कई बार महर्षि कर्वे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
आगे देखें अल्कोहल यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे शराब का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ठीक। तो ये जो है पानी की तुलना में अधिक वाष्पशील होता है, ठीक है। जैसे कि अगर दोनों को मान लीजिए कहीं आप रखिए ऐसे पॉट में, तो जो इसका कह लीजिए वाष्पन होगा अल्कोहल का जल्दी हो जाएगा पानी की तुलना में, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी से कम होता है, ठीक। आगे देखें धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो फॉर्मर जो है ये इंडियन हॉकी प्लेयर थे, ठीक है, और भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के संबंध में। तो गलत जो है सी वाला हो जाएगा। लिखा है कि धान की खेती करने के साक्ष्य जो हैं, है ना, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, तो ये गलत है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है लोथल, ठीक है, जो गुजरात में है इंडिया के, तो यहाँ से हमें धान के साक्ष्य मिले हैं। बाकी के जो विकल्प हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के रेफरेंस में, ये ठीक है, इनको देख लीजिए। आगे देखें सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन फिर से सही नहीं है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखा करिए कि क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है कि सही नहीं है पूछा गया है। कई बार आप लोगों के क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो जाते हैं, आपको आता रहता है फिर भी, ठीक। तो इस वाले में गलत है। रोपड़ को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। जैसे हड़प्पन साइट काफ़ी एक बड़ी है, ठीक है, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसी की कह लीजिए रूप में एक अन्य साइट है जो लोथल, यही अभी हमने ऊपर बात की थी, ठीक, उसको स्मॉल हड़प्पा की संज्ञा दी जाती है, रोपड़ को नहीं, ठीक है। रोपड़ कहाँ पे है? जो वर्तमान भारत का पंजाब है, ठीक, वहां पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पानी में घुलनशील विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है, ठीक। तो हमारे जो है बॉडी में लिवर में स्टोर हो सकता है विटामिन B12। जैसे ओवरऑल आप देखते हैं कि 2 प्रकार के विटामिन आप पढ़ेंगे, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, ठीक। तो वाटर सॉल्युबल में 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और सी। इसके अलावा जो बाकी हैं वो फैट सॉल्युबल हैं, ठीक। तो विटामिन बी में ही इसके कई प्रकार होते हैं, तो विटामिन B12 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट फिर से हैं, कौन सा सही पूछा गया है ये बताना है, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल यानी कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तो लेटर वैदिक पीरियड जो है उसमें आप ये जानते हैं कि आर्यों की हिस्ट्री के बारे में इधर हमारे जो वैदिक हिस्ट्री है उसमें बताया गया है। तो आर्यों के प्रसार का वर्णन जो शतपथ ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो शतपथ ब्राह्मण में एक कथा है जिसका नाम है विदेध माधव की कथा, ठीक। उसमें यहाँ पे आर्यों के प्रसार का वर्णन बताया गया है कि कैसे उनका इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक प्रसार हुआ, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना वेद है उसके नदी सूक्त में 32 नदियों का उल्लेख मिलता है, ये गलत है। हमारे इसमें ऋग्वेद में कुल 21 नदियों के बारे में बताया गया है, ठीक। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इसमें देखें कौन सा तत्व वनस्पति तेल को घी यानी कि ठोस वसा में परिवर्तित कर देता है? तो वनस्पति तेल जो होता है एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन का, ठीक, जिसमें हाई प्रेशर पे ये निकल कैटलिस्ट को यूज़ करके और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो ये वेजिटेबल ऑयल ही कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में, कह लीजिए, है ना। अन्य शब्दों में जैसे आप डालडा नाम जानते होंगे, वही उसी की बात हो रही है, ठीक। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखें इकोलॉजी इकोसिस्टम में आप ये पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट है कि एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो फूड चेन में देखेंगे जितने भी हमारे कह लीजिए लेवल्स पे जीव जंतु हैं, तो सबसे अंतिम में बैक्टीरिया और ये फंगस यानी कवक हैं, ठीक। तो ये डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। बाकी डेड और इस तरह के जो चीज़ हैं उसको डिकम्पोज करने का मुख्य रूप से इनका कार्य होता है। आगे है कि एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट को किस वर्ष में शुरू किया गया था, ठीक। तो एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन वगैरह दिए जाने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, इनकी पुस्तक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक। अध्यादेश के बारे में आप जानते हैं कि जब सदन जो उस राज्य का सेशन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जैसे अब यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक। तो ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं आर्टिकल 239B के तहत, ठीक है। किसी राज्य का जो गवर्नर होता है वो आर्टिकल 213 के तहत करता है, और जो प्रेसिडेंट हैं ये करते हैं आर्टिकल 123 के अंतर्गत।
आगे है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, तो जब लोकसभा का चुनाव होता है नया, तो नई जो कह लीजिए लोकसभा चुन करके आई है, तो उसी के सदस्यों के मध्य से जो है किसी एक को लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के रूप में चुना जाना होता है। तो ऐसे इलेक्शन का जो निर्धारण होता है उस तिथि का, वो राष्ट्रपति करता है। इसमें देखें किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक, तो जैसे आप ये पढ़ेंगे बायोलॉजी में, है ना, तो सेल वॉल और ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में यहाँ पे माइकोप्लाज्मा जो है ये बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल होती है, और इसमें देखेंगे तो कोई सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं होती है। थोड़ा सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है जो इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो ये परिभाषा है किसकी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की। जीडीपी का मतलब होता है कि टोटल जीडीपी इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज। ठीक है, अब इसको मेजरली जो है 1 साल की समय सीमा में मापते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इकोनॉमी में आप देखेंगे मेजरली आप 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी इकोनॉमिक, उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो प्राइमरी में मोस्टली एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटीज़ आती हैं, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, है ना, ये आता है, और टर्शरी में सर्विस सेक्टर आता है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी से पूछा गया है, तो अब इसमें जैसे कृषि उपकरण निर्माण हो जाएगा सेकेंडरी हमारा, लीगल कंसल्टेशन, बैंकिंग, ये सब सर्विसेज में आ जाएगा, टी गार्डन हमारा प्राइमरी में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कुछ ध्यान रखें। अब यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो एक सेंटेंस है, द डिजाइनर्स डैश कंसिस्टेड मेनली ऑफ अर्थ टोन्स। तो डिजाइनर्स यहाँ पे बेसिकली पैलेट होना चाहिए। पैलेट का मतलब एक तरीके से समझिए कोई पट्टिका या फिर चटाई कह लीजिए, है ना, तो उसी की अलग अलग स्पेलिंग दे रखी है, तो सही होती है विकल्प ए वाली। इसमें देखें करेक्ट सिनोनिम बताना है, जो हमारे पास वर्ड दिया हुआ है वेस्टफुल। तो वेस्टफुल का मतलब होता है हमारा एक तरीके से समझिए कह लीजिए उदास, है ना, तो यहाँ दिए हुए विकल्पों में से क्लमजी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्लेसेस द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से समझिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। अ पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी, मतलब किसी भी कार्य को करने की दिशा में कोई पहली बार कह लीजिए पदार्पण कर रहा है या पहली बार उस काम को कर रहा है, तो क्या हुआ, नियोफाइट हुआ, नौसिखिया हुआ, है ना। टायरो उसके लिए वर्ड यूज होता है, टायरो का मतलब होता है नौसिखिया। नेक्स्ट है यहाँ पे ईडियम का मतलब बताना है आपको, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। ठीक, इसका मतलब होता है स्टेइंग इन्फॉर्म्ड। कीप एन ईयर टू द ग्राउंड का मतलब है कि आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी रखिए, ठीक, उससे अनभिज्ञ ना रहें। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, स्पेलिंग इसमें से कौन सी सही है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे डिटीरियोरेट जो वर्ड होता है हमारा, मतलब कोई भी चीज़ बिगड़ जाना। ठीक, तो स्पेलिंग होगी ऑप्शन ए। अब यहाँ पे ईडियम का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, दैट्स ऑल शी रोट। तो इस ईडियम का मतलब होगा कि देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड, यानी कि जो भी कहा जाना था या जो भी बात है वो सिर्फ इतनी ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, 4 हमारे पास स्पेलिंग दी हुई हैं। तो यहाँ पे विकल्प ए गलत हो जाएगा। कलोकियल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बोलचाल की भाषा। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग जो करेक्ट होगी वो ये होती है COLLOQUIAL। ठीक, इसमें देखें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है ऑल द एक्टर्स प्लेड देयर रोल्स वेरी वेल इन द, अब इसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास्क एक वर्ड होता है डी ऑप्शन में जो है, इसका मतलब ये होता है कि 16-17 सेंचुरी के मध्य में काफ़ी पॉपुलर था एक प्रकार का डांस इंग्लैंड में, जिसमें ऐसे समझिए कि इंडिया में जैसे कठपुतली का डांस होता है कि जैसे वो उसको हाथ से चलाते हैं तो उसको कुछ ऐसा मतलब पहनावा पहनाया जाता है, तो वैसे ही कठपुतली के जैसे कपड़े कुछ पहन करके मास्क वगैरह लगा करके, जो मास्क एक दूसरा वर्ड होता है ना ये वाला, ठीक, तो ऐसे परिधान को धारण करके लोग एक डांस और एक्टिंग का परफॉर्मेंस करते थे। ठीक है, तो उसको कलेक्टिवली यहाँ पे बोला जाता था MASQUE। ठीक, तो ये वही यहाँ पे सेंटेंस था कि ऑल द एक्टर्स प्लेड देयर रोल्स वेरी वेल इन मास्क। तो मास्क क्या है, एक प्रकार का अपने आप में परफॉर्मेंस है।
ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखें कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फिर से बताना है। वर्ड हमारा है ससेप्टिबल। तो ससेप्टिबल का मतलब होता है हिंदी में अति संवेदनशील। ठीक, तो उससे मिलता जुलता हमारा वर्ड हो जाएगा, है ना, इम्प्रेशनेबल। ठीक, ये भी है अति संवेदनशील या जल्दी ही प्रभावित होने वाला कोई ऐसा व्यक्ति। आगे है कि एक इडियम फिर से है, उसके अप्रोप्रिएट मीनिंग को बताना है। तो इडियम है टू क्रो ओवर समथिंग। ठीक, तो इसका यूज होता है टू क्रो ओवर समथिंग, स्पेशली जब आपकी किसी के ऊपर जीत हो जाए, है ना। तो एक वर्ड होता है कि जैसे टू ब्रैग, है ना, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं। या फिर अगर इन विकल्पों में देखें तो टू क्रो ओवर समथिंग का मतलब हो जाएगा टू रेवल बोस्टफुली ओवर समथिंग। हिंदी में एक जैसे वर्ड होता है शेखी भगाना, है ना, तो वही यहाँ पे इसका मतलब होता है कि किसी के ऊपर अपनी शेखी भगाना। स्पेशली इसका यूज तब होता है जब आप किसी के, जैसे दो लोग आपस में कुछ खेल खेल रहे हैं, आपकी जीत हो जाए तो आप ऐसे कुछ ज़्यादा ही, है ना, ओवर सेलिब्रेट करें, तो उस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। अब इसमें हिंदी के क्वेश्चंस को देखिए। जो लोक में संभव न हो, ठीक, इस संसार में संभव न होने वाली वस्तु, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? अलौकिक। इसमें निम्नलिखित में से तत्सम पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक, तो तत्सम तद्भव के बारे में भी पढ़ना है आपको। अब तत्सम में भी पुल्लिंग शब्द होता है परिमार्जन। ठीक, इसमें देखें वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे जो वर्ड हमारे पास लिखे हैं, जैसे संबंध विच्छेद होगा तो विच्छेद शब्द हमारा ठीक है ना। निरपेक्ष गलत है, निरपेक्ष को कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक, संवाद के लिए ये यूज होता है। और तरुछाया जो वर्ड है ये गलत है। तरुछाया का मतलब जैसे पेड़ की छांव में बैठना, तो तरुछाया होता है ना, तरुछाया। ठीक, आगे है कि विमल ताजा हरा अमरूद बेच रहा है। ठीक, ये मतलब हमारा सेंटेंस है। तो इसमें ताजा पद जो है वो क्या है? तो अमरूद की विशेषता बता रहा है। और कैसी विशेषता? गुण, है ना। तो गुणवाचक विशेषण जो है। इसमें पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है ये बताना है। तो इसमें डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली समुद्र या सागर के पर्यायवाची हैं। अवधि, वारिश, या फिर जैसे रत्नाकर, वारिधि, उदधि, ये सब वर्ड होते हैं इसके। आगे है एक शब्द है गंगोर्मी। इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी है ये बताना है। ठीक, तो देखिए दो शब्द इसमें जो हमारे जुड़े हैं, गंगा और उर्मी। ठीक है, इसमें बना है हमारा गंगोर्मी शब्द। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे आ और ऊ के मेल से ओ बन करके गंगोर्मी बन रहा है ना, ऐसे। तो यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि जैसे जब इस प्रकार से आ प्लस ऊ, है ना, या आ के साथ ई आई, इस प्रकार के शब्द जुड़ते हैं तो ऐसी जो बनी हुई संधियाँ हैं वो गुण संधि कहलाती हैं। तो गुण संधि होगी इसमें भी। जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्लीज़ इन सबको डिटेल में आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है, जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाता है, आपके पास टाइम कम होता है, उस समय आप पैनिक करने लगते हैं। तो यही समय है अपनी तैयारी को इस पूरे सिलेबस के हिसाब से अच्छे से करते रहने का। अगला है किसी अनुचित बात के लिए आग्रह करना, है ना। आप दो व्यक्ति हैं, अगर एक ने दूसरे से किसी अनुचित यानी गलत बात के लिए आग्रह किया, उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया, तो उसके लिए जो शब्द यूज होता है वो दुराग्रह होता है। ठीक, जिसका वर्णन न हो सके, ठीक है, जिसका आप व्याख्या न कर सके, उसको वर्णित ना कर सके, उसके लिए जो शब्द यूज होता है अवर्णनीय। अब कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखेंगे। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी ये बताना है। ठीक, तो 1940 से एक मोटा मोटा कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उसको देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फेज जो थे वो हार्डवेयर जो था वो मुख्य रूप से किस पर आधारित था, उसी को यहाँ पे पीढ़ी के रूप में जानते हैं। तो पहले जो जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे। सेकंड जनरेशन में देखेंगे तो ट्रांजिस्टर, है ना, डी विकल्प में, तो वही यहाँ पे पूछा गया था। ठीक, फिर इंटीग्रेटेड चिप्स यानी सर्किट्स की बात करें तो ये थर्ड जनरेशन के थे। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर जो है ये चौथी स्केल के हैं। और अभी वर्तमान में जो चल रहा है ये फिफ्थ जनरेशन वाले हैं। ठीक है, ये अल्ट्रा लार्ज स्केल वाले हैं। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। अब इसमें से कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा कौन सा नहीं है? तो किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सीपीयू होना सबसे जो है ज़रूरी है। माउस होगा तभी आप उसको रन कर पाएंगे। मॉनिटर होना चाहिए तभी डिस्प्ले होगा। यूपीएस एक बार नहीं होगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि यूपीएस आपको बैकअप में पावर सप्लाई देने के लिए होता है जब लाइट या बिजली की सप्लाई नहीं है। ठीक, तो ये ऑड हो जाएगा। बैंकों में चेक जो होते हैं जिससे आप पैसा निकालते हैं, तो उसको संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट
तकनीक का उपयोग करते हैं। तो एक नई तकनीकी इंट्रोड्यूस हुई 1960s के टाइम में, MICR है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको यूज़ करते हैं तो जो पेपर मतलब चेक का जो पेपर होता है तो उस पर जो इंक्स वगैरह यूज़ होती हैं वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के से मतलब सेंसिटिव होती हैं, तो उससे जो चेक की ऑथेंटिसिटी है उसको चेक किया जाता है कि वो चेक फेक तो नहीं है, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, जो CPU है तो CPU का कंपोनेंट होता है ALU, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह में यूज़ होता है, इसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ठीक, तो ये है आपका 2 दिसंबर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ठीक, तो काफ़ी फेमस जो है IT लीडर थे, कह लीजिए इंटरनेशनली नोन थे, विजय P भाटकर इनका पूरा नाम था, तो C को चुनेंगे। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर के पीछे इनका ही हाथ था। आपको जरा हमको ये बताना है कि उस सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, जरा कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर्स में क्या है, आप कोई भी कमांड देंगे, कोई भी इनपुट देंगे तो उसको वो उस कार्य को एग्जीक्यूट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, किसी भी एक्शन को कंट्रोल कर सकता है, परंतु उसके पास उस पर्टिकुलर चीज़ को खुद से समझने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है कहाँ लोकेटेड है? तो सिलिकॉन वैली बेसिकली जो है IT सेक्टर का जहाँ पे कह लीजिए हब हो उस तरीके के एरियाज़ को रेफर किया जाता है। इंडिया में ये जो हमारा प्लेस है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये है बेंगलुरु। IT इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, आप ये जानते ही होंगे। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कहाँ पे स्थित है? ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लोकेशन भी पूछे जाते हैं, तो ये है उत्तराखंड में, देहरादून में। इसमें से देखिए किसको भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है? तो ये 1984 से देखेंगे इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का कार्य किया था जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक, तो उन्हीं को यहाँ पे इसका फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। ठीक, सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देख लीजिए, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसको कमेंट करके भी बताइए। ठीक है, और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो अपने जो फीडबैक है हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम आगे आपके लिए और बेहतर करते रहें। ठीक, इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।